मैंने लास्ट क्लास में आपको वो बता दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन के बारे में, वो क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। अब देखो, मैंने कहा था कि आइसोलेशन का जो एंड रिजल्ट है वो है देखते हैं, अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ आइसोलेशन, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं स्पेसिएशन। स्पीसीज बनता है देखो लास्टली, है ना। और याद रखिएगा, स्पेसिएशन के होने का दो तरीका है देखो। एक कहते हैं एलोपैट्रिक और एक को सिंपैट्रिक कहते हैं। एलोपैट्रिक में लिखते हैं स्पेसिएशन इन टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। अगर दो अलग अलग एरिया में स्पेसिएशन हो रहा है देखो, ज्योग्राफी अलग अलग है उसका, तो वो एलोपैट्रिक कहते हैं। और सेम ज्योग्राफिकल एरिया अगर है तो ऐसे स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं बताओ, सिंपैट्रिक कहा जाता है। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है ना, उसके बिना ही ऐसे स्पीसीज फॉर्म कर रहा है, एक ही एरिया है, अलग अलग स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं वहां पर, वो सिंपैट्रिक होता है। अगर एरिया ही अलग हो गया देखो, ज्योग्राफी अलग है उसका, सेपरेशन है काफी ज्यादा, तो इस तरह के स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं बताओ, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा इसको, स्पेसिएशन दो तरह का होता है, एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक होता है। समझ में आ गया। तो ये था आपका ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ नियो डार्विनिज्म। अब मैं आपको बता दूं कि अगर पूछा जाए आपसे कि समरी क्या है, समरी ऑफ नियो डार्विनिज्म, याद रखिएगा इसमें ये क्या कहता है कि यूनिट ऑफ जो इवोल्यूशन होता है वो स्पीसीज होता है, सॉरी पॉपुलेशन होता है। ये पॉपुलेशन होता है। नंबर टू, सिलेक्शन जो होता है देखो, सिलेक्शन जो होता है इट एक्ट्स ऑन फिनोटाइप कहा जाता है। सिलेक्शन का जो एक्शन होता है वो फिनोटाइप पे होता है। नो डाउट, सिलेक्शन जो होता है देखो, ये ऐसा कहते हैं कि वेरिएशन मस्ट हैव सम जेनेटिक बेसिस। जीनोटाइपिक चेंज है उसके बाद आपका फिनोटाइप में चेंज आएगा। तो सिलेक्शन का एक्शन फिनोटाइप पे होता है, बट उसका बेसिस क्या है बताओ, जेनेटिक होता है। मतलब जेनेटिकल चेंजेस ही बाद में फिनोटाइपिक चेंज में कन्वर्ट होगा वो। तो वेरिएशन मस्ट हैव सम जीनोटाइपिक बेसिस कहता है ना। और याद रखिएगा ये क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन acts on
प्री एडेप्टिव एडवांटेजेस म्यूटेशंस कहता है। सिलेक्शन एक्ट्स ऑन प्री एडेप्टिव एडवांटेजेस म्यूटेशन, याद रखिएगा इसको, ये भी इसका तीसरा पॉइंट है। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, और ये कहता है जो सिलेक्शन होता है वो प्री एडेप्टिव एडवांटेजियस म्यूटेशन को पे एक्ट करता है, उसको सेलेक्ट करता है ना। और इस चीज का प्रूफ बताया गया, देखो एक एक्सपेरिमेंट है, इसे कहते हैं लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको। इसको इन ब्रीफ माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। और लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, समझिए क्या है ये। एक्चुअली लीडरबर्ग ने, ये जो साइंटिस्ट का नाम देखिए, लीडरबर्ग कहते हैं, लीडरबर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है। लीडरबर्ग ने क्या किया, देखो उसमें एक मान लो ये कोई एक्स बैक्टीरिया है ना, और इसने इस बैक्टीरिया का एक कल्चर तैयार किया लार्ज नंबर में, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा उसने, और इसका कॉलोनी बन गया। देखो ये सब इसी बैक्टीरिया का कॉलोनी है, और इसमें मान लो हमने कोई न्यूट्रिएंट डाल दिया है, न्यूट्रिएंट एक्स डाल दिया इसके अंदर हमने, और ये क्या हो गया, देखो क्लोन ऑफ एक्स बैक्टीरिया है, देखो सारे, है ना, दीज आर द डिफरेंट क्लोन्स ऑफ एक्स बैक्टीरिया। तो पहले हमने एक कॉलोनी तैयार कर लिया बैक्टीरिया का, उसी एक्स बैक्टीरिया का, और न्यूट्रिएंट मान लो हमने यहाँ पे वाई डाल दिया है, एक्स तो बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे, सही है। इसके बाद देखो क्या किया गया, देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पर अब उसने फिर एक अलग अलग कल्चर प्लेट तैयार किया, 1 2 3 और 4, ये अलग अलग कल्चर प्लेट है, देखो 1 2 3 4, सब स्टरलाइज्ड है पहले से, सब प्योरली स्टरलाइज्ड मीडियम है, देखो सब में वही न्यूट्रिएंट मीडियम, देखो वाई है, यहाँ भी वाई डाला गया, यहाँ भी वाई डाला गया, और यहाँ भी वाई डाला गया, और इस मेन कल्चर प्लेट से एक एक बैक्टीरिया देखो यहाँ डाल दिया गया इसके अंदर, और फिर क्या हुआ, देखो इसने तुरंत अपनी एक कॉलोनी बना ली, देखो बहुत सारा कॉलोनी, देखो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया देखो डेवलप हो गए यहाँ से। तो ये डेवलप किया गया है अलग अलग कल्चर प्लेट्स पे, जो एक बैक्टीरिया डाला था आपने, उससे कई सारे बैक्टीरिया बन गए, देखो ये हमने 4 प्लेट डेवलप कर लिए अलग अलग, सबका मदर प्लेट तो यही है, क्लियर। अब क्या किया गया, देखिए यहाँ पर, अब उसने एक दूसरे कल्चर प्लेट में, देखिए जैसे मान लो एक इस तरह का एक ये कल्चर प्लेट है, देखो इसमें वाई तो है ही, वाई के साथ इसमें देखो एक एंटीबायोटिक डाल दिया इसने, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसके ऊपर उसने क्या किया, देखो कोई भी एक स्टिकी पेपर होता है, देखिए इस तरह का एक पेपर उसने लिया, और इसको उसने पहले इस पेपर को यहां से प्रेस किया, है ना, और
प्रेस करने के बाद उसने इस पूरे प्लेट को इस पूरे पेज को, इस पूरे कागज को देखो उसने क्या किया, इसमें डाल दिया देखो उसने। और कोशिश उसका ये था कि एटलीस्ट हर कल्चर प्लेट से एटलीस्ट एक एक बैक्टीरिया जरूर इससे क्या हो जाए बताओ, बाइंड कर जाए। देखिए तो जिस तरह से ये कल्चर प्लेट था उसी का रेप्लिका है। देखो ये कल्चर प्लेट 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। ठीक है, देखिए यहां पर, तो जैसे आपने इस पेज को यहां से उठाकर इस पे प्रेस किया, तो हर कल्चर प्लेट का एटलीस्ट एक एक बैक्टीरिया देखो यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां करेंगे। और क्या देखा गया कि ये बैक्टीरिया अब डिवाइड नहीं कर रहा, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा और ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो इस मीडियम में भी अपना कॉलोनी तैयार कर रहा है। देखो ये अभी भी डिवाइड कर रहा है। देखिए मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन डालने के बाद भी, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है, इस एंटीबायोटिक की वजह से ये बैक्टीरिया तो मर गया, ये डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जो आपने 1 से उठाया है, देखो ये बैक्टीरिया अभी भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने क्या कहा, आपने अलग अलग कल्चर प्लेट तैयार किया, इसके ऊपर आपने एक पेज रखा, आई थिंक कोई सडन एक पेज आता है, इसको प्रेस करते हैं ऊपर से, प्रेस करने के बाद इस पूरी पेज को उठाकर नीचे डाल दिया। देखो इस प्लेट में डाल दिया। इस प्लेट में क्या क्या है? कल्चर प्लेट है, न्यूट्रिएंट एक्स तो है ही यहाँ पर, सॉरी वाई, और साथ में आपने यहाँ क्या डाल दिया बताओ? स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दिया, एंटीबायोटिक डालेगो। तो इसमें क्या है बताओ? इस प्लेट में क्या है? इस प्लेट में न्यूट्रिएंट है प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन है देखो, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा। तो ग्रो किसका नहीं हुआ? देखो इस प्लेट का बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, इसका भी ग्रो नहीं कर रहा और इसका भी ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ये बैक्टीरिया जो यहां से आया है वो ग्रो कर रहा है। तो ग्रो करने का मतलब क्या बताओ? यस, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से क्या बताओ? रेजिस्टेंट है। कहने का मतलब इस प्लेट में बैक्टीरिया जो है वो क्या बताओ? बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक, लेकिन ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है। अब लिडरबर्ग ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ। एक ही कल्चर प्लेट से, यहीं से आपने सभी बैक्टीरिया को लिया था, है ना? तो इस बैक्टीरिया में तो रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है, बाकी बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट डेवलप नहीं हुआ। तो क्या कारण है इसका बताओ? ऐसा क्या हुआ होगा? तो देखो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जाता है आपसे कि क्या ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ देख पा रहे हैं, क्या ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के डालने के बाद आया है? हाँ जी बच्चों बताओ, क्या ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट तब हुआ जब इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया? अगर ऐसा होता तो सबके सब इसमें रेजिस्टेंट हो जाते। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ म्यूटेशन पहले हो चुका था। जब वो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना रहा था तो कुछ म्यूटेशन तो पहले हो चुका था, और वो म्यूटेशन उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल चेंज की बात करनी पड़ेगी। और यहाँ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट क्या था बताओ? एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ स्ट्रेप्टोमाइसिन के डालने के बाद? नो, ये तो पहले से आ गया था उसमें। अब ये पता कब चला बताओ? उसका एक्सप्रेशन कब हुआ? उसका एक्सप्रेशन कब हुआ? जब आपने इन्वायरमेंटल चेंज की बात करी, जब आपने इन्वायरमेंट को चेंज किया और उसमें क्या डाल दिया आपने? एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं बताओ? इसे प्री एडेप्टिव एडवांटेजियस म्यूटेशन कहा जाता है। देखो क्या कहते हैं, म्यूटेशन जो होता है वो यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, मोस्टली हार्मफुल होता है। सिलेक्शन ऐसे म्यूटेशन को प्रमोट करेगा जो उसके सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? तो सिलेक्शन एक्ट्स ऑन प्री एडेप्टिव एडवांटेजियस म्यूटेशन। सिलेक्शन हर तरह के म्यूटेशन पे वर्क नहीं करता।
सिलेक्शन उसी म्यूटेशन पे वर्क करेगा जो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्या बताओ यूजफुल होता है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह का मतलब म्यूटेशन जो है वो आपके इन्वायरमेंट में है, आपकी पॉपुलेशन में है, लेकिन वो म्यूटेशन आगे अब प्रमोट करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ गया? और याद रखिएगा रेट ऑफ स्पेसिएशन जो होता है, देखो अभी देखो तुरंत एक नया स्पीसीज डेवलप हो गया ना बैक्टीरिया का, जो रेजिस्टेंट है, वो अलग तरह का बैक्टीरिया हो गया। देखो ऐसा कहा जाता है कि जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जितना कम होता है उसमें रेट ऑफ स्पेसिएशन उतना क्या होगा, ज्यादा होता है। याद रखना इसको। एंड दिस इज कॉल्ड लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, और आपके एनसीईआरटी में केवल एक वर्ड लिखा गया है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। आप ढूंढना ये वर्ड, ये मिल जाएगा लिखा हुआ आपको। क्या लिखा गया बताओ? माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट, तो ये पॉइंट नंबर कौन सा था? ये पॉइंट नंबर कौन सा था? फोर्थ। जो भी पॉइंट है देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा जाता है। देखिए स्पेसिएशन लिख लो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ स्पैन, या ऐसे कहते हैं रेट ऑफ स्पेसिएशन कहते हैं, रेट ऑफ स्पेसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जो रेट ऑफ स्पेसिएशन है वो लाइफ स्पैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जितना कम होगा उसमें नए स्पीसीज के बनने का चांस इतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जैसे कई सारे बैक्टीरिया के इतने सारे वेरिएशंस हैं, ह्यूमन बींग्स में आप देखिए लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिएशन का रेट उतना ज्यादा आपका फास्ट नहीं होगा। यस, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है मछली का, कि मछली वगैरह का भी लाइफ स्पैन ज्यादा होता है रेस्पेक्टिवली। तो वेरिएशंस के चांसेस काफी, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई वेरिएशन अगर आप में आया भी है तो उसका तो अब अपीयरेंस अगले जनरेशन में ही आएगा आपको, तो तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा ना। पर बैक्टीरिया वगैरह का जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, 10 से 20 मिनट में एक नया बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जनरेशन टाइम जितना कम होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा बताओ, क्या होता है, फास्ट स्पेसिएशन होता है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हेस्टिन कहते हैं, हेस्टिन द रेट ऑफ स्पेसिएशन। मैनमेड एक्शन जो होता है, देखो नेचर तो अपना काम कर ही रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस भी जो होता है ये भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से कहते हैं ये जो पेस्ट रेजिस्टेंस वगैरह की जो बात कहते हैं आप, मॉस्किटो के इतने सारे जो वेरिएशंस हैं, तो माइक्रोबियल आप ये देखो पेस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं आप, है ना? तो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक एक्शन है वो भी नेचुरल सिलेक्शन को क्या करता है, मतलब सपोर्ट करता है, और इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहा जाता है। मॉस्किटो के इतने सारे वेरिएशंस अगर आप देख लीजिए कि मॉस्किटो का इतना सारा जो आप वैरायटीज है ये इतना ज्यादा नहीं होता। अगर जैसे अभी मैं फील कर रहा हूं, पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मैं तो देख रहा हूं आजकल कि घर के बाहर अगर थोड़ा सा निकल जाओ, कहीं बालकनी में बैठ जाओ, एक बिल्कुल माइन्यूट काइंड का एक मॉस्किटो है जिसके बैठने से एलर्जी होने लगता है, मतलब पता नहीं अजीब सा इचिंग होने लगता है। वो काट भी नहीं रहा, वो खून भी नहीं पी रहा, बस वो बैठ जाए स्किन पे ऊपर ना, तो अजीब सा इचिंग होने लगता है और बिल्कुल रेड हो जाता है आप इचिंग करते करते। आई डोंट नो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर, ये पहला ऐसा कोई मच्छर नहीं आया था, अभी ये मच्छर देख रहा हूँ। अब पता नहीं आप लोगों को ये, हाँ आप लोगों को भी ये शायद इंटरेक्शन हो रहा होगा इनसे। देखो
है, लेकिन मुझे तो ये मैं यहाँ पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और ये मच्छर बड़े बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, इतना ज्यादा इचिंग होता है इसके मतलब बैठ जाने के बाद से। तो ये जो इतनी तरह के वेरिएशंस आ जाते हैं इसमें, तो बताओ ये क्या है? ये सब एक तरह का आपकी ही वजह से हो रहा है। आप जो ये गुड नाइट और एडवांस यूज कर रहे हैं, यू आर चैलेंजिंग नेचर, यही है ना? आप दवाई बनाकर क्या कर रहे हो बताओ? आप दवाई बनाकर आप नेचर को चैलेंज कर रहे हो। नेचर को बोलते हो देखो हम मच्छर को मारेंगे, नेचर कहता है ठीक है मैं मच्छर बनाऊंगा। हाँ, कोई भी काला हिट लगाइए, लाला मतलब लाल हिट लगा लीजिए, कोई भी हिट लगा लो, आप मॉस्किटो को जितना ज्यादा आप उसको आप केमिकल वॉर से, केमिकल अटैक से उसे मारना चाहेंगे आप, नेचर हमेशा एक ऐसे म्यूटेशन को प्रमोट कर देगा जो उस केमिकल से क्या होगा बताओ? रेजिस्टेंट होगा। तो ह्यूमन का भी इंटरफेरेंस है। अच्छा बताओ, जैसे अगर आप सिलेक्शन की बात करें, अगर इवन अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म की बात करें अगर हम, ऑल्दो ये काफी लंबा प्रोसेस है, कि अगर नेचर की बात करते अगर हम, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अगर हुआ तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से लाइकेंस वगैरह खत्म हुए, और लाइकेंस से खत्म होने के बाद देखिए उस पॉपुलेशन में क्या हुआ, ब्लैक मॉथ का नंबर अचानक क्या हो गया बताओ? इंक्रीज कर गया। तो ये भी एक तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस ही तो है। अगर मान लो पॉल्यूशन नहीं होता तो उस पॉपुलेशन में आज भी जो लाइट कलर्ड मॉथ था उसका नंबर क्या होता बताओ? ज्यादा होता। तो ह्यूमन का एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, और इसकी वजह से भी जो सिलेक्शन का जो एक प्रोसेस है वो चेंज करता है। एंड दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या क्या देखो, क्या था इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन जो है ये एक इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। ये रैंडम कहा जाता है। क्योंकि म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल होता है एवोल्यूशन का। म्यूटेशन जो होता है रॉ मटेरियल है, और वो तो रैंडमली होता है। स्टोकेस्टिक मतलब कोई भी चीज बिल्कुल प्री डिटरमिनेट नहीं होता, रैंडमली होता है। मैंने क्या कहा? रेट ऑफ स्पेसिएशन सिंपली कहा जाता है, ये लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जितना कम होगा, उसमें नए स्पीसीज के बनने के चांस उतने ज्यादा होंगे। और सिलेक्शन का जो एक्शन होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज होता है, या सिलेक्शन की वजह से एक नए तरह के वेरिएशन प्रमोट हो जाते हैं, वही एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहा जाता है। मैनमेड, मैनमेड इंटरफेरेंस कहते हैं। मैनमेड इंटरफेरेंस ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उसकी वजह से भी आपके जो वेरिएंट्स हैं वो चेंज करते हैं। वेरिएंट्स जो कम है वो ज्यादा हो गया, जो ज्यादा था वो कम हो गया। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो सिलेक्शन का जो इवेंट आपका चेंज कर रहा है, उसी को मैनमेड इंटरफेरेंस कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन पे। एंड दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है? फिर देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन कोई प्री प्लान नहीं होता, ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस कहा जाता है इसको। ठीक है? और देखो ये भी लिखा हुआ है, ये एक इनडिटरमिनेट प्रोसेस है। सिलेक्शन, इवोल्यूशन इज ए इनडिटरमिनेट प्रोसेस। मतलब कोई अगर चेंज हुआ, किसी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, तो उसका यही इफेक्ट होगा, ये भी आप नहीं जानते। तो कहते हैं इवोल्यूशन का कोई डिटरमाइंड इफेक्ट नहीं होता कि इस तरह के चेंज से इस तरह का इफेक्ट आएगा, ये भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये इनडिटरमिनेट है, ये स्टोकेस्टिक है, और ये सब आपके बुक में लिखा गया है। समझ में आ गया? तो डिटरमिन नहीं है,
किसी भी तरह के चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, इट इज नॉट नोन, एंड दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट प्रोसेस। डिटरमाइन नहीं होता, इट इज इनडिटरमिनेट प्रोसेस। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? तो ये सब आपके मॉडर्न थ्योरी का एक पूरा का पूरा उसका ये एक आउटकम है। और मैंने क्या कहा कि मॉडर्न थ्योरी ने, और ये भी याद रखना कि मॉडर्न थ्योरी जो होता है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। याद रखना, नियो डार्विनिज्म फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस रूल। ये मेंडल के इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। डार्विन ने क्या कहा था बताओ? ब्लेंडिंग वाली बात कही थी, पेंजेनेसिस वाली बात कही थी। तो ये डार्विन के इस चीज को यहाँ पे हम ऑलरेडी करते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो मेंडल के इनहेरिटेंस रूल को फॉलो करता है। और मैंने बताया था कि अल्टीमेटली कहते हैं एवोल्यूशन का एक एंड रिजल्ट क्या है। आप स्पीसीज के बनने की बात कर रहे हैं, है ना? तो स्पीसीज के बनने के मैंने पहले कहा कि आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जब तक आप आइसोलेट नहीं करेंगे, जब तक जीन्स के मिक्सिंग होते रहेंगे, नए स्पीसीज फॉर्म नहीं करेंगे। तो आइसोलेशन जो होता है वो एक नेसेसरी इवेंट होता है नए स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए। long term isolation finally results in new species formation। तो जब तक आप मिक्सिंग ऑफ जीन्स की बात करेंगे, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन्स अगर मिक्सअप हो रहा है तो नए स्पीसीज की फॉर्मेशन नहीं हो सकते। और ये भी देखो, अगर आप इसी पे देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, अगर ह्यूमन स्पीसीज एक ही है ना, क्योंकि आप कोई बैरियर को नहीं मान रहे ना। यस, जीन्स के मिक्सिंग से स्पीसीज नहीं बनेंगे, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन जब तक नहीं करेंगे आप, मिक्सिंग ऑफ जीन्स रिटार्ड करता है रेट ऑफ स्पीशीएशन को। याद रखना, मिक्सिंग ऑफ जीन्स रिटार्ड द स्पीशीएशन प्रोसेस एंड आइसोलेशन प्रमोट द इवेंट ऑफ स्पीशीएशन। समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, सब समझ में आ गया सब कुछ? ये तो ये मैंने बताया कि ये समरी है आपके मॉडर्न थ्योरी का। क्लियर? अब देखो जो लास्ट पार्ट है इसका, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन कहता है। इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन आएगा। ये देख लीजिए पहले, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने लास्ट पॉइंट ये बताया कि आइसोलेशन जो होता है, आइसोलेशन, द इवेंट ऑफ आइसोलेशन प्रमोट स्पेसिएशन, मिक्सिंग ऑफ जीन्स रिटार्ड द इवेंट ऑफ स्पेसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखें यहां पर ब्रीफ अकाउंट कहते हैं, ये क्या है? देखो तो ये क्या कहता है, देखो पहले कि जो इनऑर्गेनिक जो पार्ट्स था, यहीं से ऑर्गेनिक पार्ट्स का क्या हुआ बताओ, फॉर्मेशन हुआ। फिर यहीं से मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, है ना? फिर इस मैक्रोमोलिक्यूल से प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोबायोन्ट से फिर
फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ और फर्स्ट सेल से फिर देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। ये तो आपको पता है सब कुछ, जो आपका केमिकल एवोल्यूशन कहता है, यही तो इवेंट है इसमें, है ना। और मल्टी सेलुलर के आने के बाद आप जानते हैं, देखिए यहां से प्लांट भी आया है और यहां से एनिमल्स भी आए, ठीक है। अब एनिमल्स में देखिए, आप अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले जॉलिस फिश आया था वर्टिब्रेट्स में। फिर यहां से देखो ट्रू फिश आया है, और ट्रू फिश से ही एक ऐसी मछली आई जिसको सीलोसेंथ कहा जाता है। उसको लोब्ड फिन फिश भी कहते हैं, लोब्ड फिन फिश कहा जाता है। और देखो अब अगर मान लो ये आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जमीन की बात करें, ये तो पूरा ओशन वाटर है, देखो ये, है ना। तो अब देखो ये जो प्लांट यहां देख रहे हैं आप, जमीन पे जो फर्स्ट इन्वेजन हुआ है वो एनिमल्स का नहीं हुआ। ये प्लांट पहले आपके टेरेस्ट्रियल पार्ट पे आया है, और जमीन पे टेरेस्ट्रियल लाइफ पे जो पहला चीज आया वो क्या था बताओ? वो प्लांट था। एनिमल्स तो बाद में आए हैं। देखिए तो प्लांट का इन्वेजन पहले हुआ है। प्लांट इन्वेडेड आर अर्थ टेरेस्ट्रियल लाइफ अर्लियर देन एनिमल्स। तो इन्वेजन प्लांट्स का पहले हुआ है। फर्स्ट इन्वेजन प्लांट्स का हुआ है, फर्स्ट इन्वेडेड बाय प्लांट्स। और इसके बाद देखिए जो सीलोसेंट वगैरह थे, अब ये भी एक एक्सटिंक्ट है, अब इसके भी फॉसिल्स वगैरह मिले हैं, कोई लिविंग स्पेसिमेन इसका नहीं है। ये जो सीलोसेंट था, ये अब इसमें टेंडेंसी क्या था, देखो इसके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, फिन्स कहते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्गर फिन्स था इसका, जिसके हेल्प से ये पानी के बाहर आ सकता था, पानी पे बाहर सर्वाइव भी कर सकता था थोड़ी देर के लिए। तो ये आसानी से पानी के बाहर आ जाते थे और फिर ये पानी के अंदर चले जाते थे। हाँ, ये जमीन पे आ सकते थे। तो जमीन पे जो इन्वेजन हुआ है पहले एनिमल का, वो कौन सा बताओ? दे वर सीलोसेंट। अब इसके भी फॉसिल्स मिले हैं, इसका कोई लिविंग स्पेसिमेन आपके बीच में अब नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मल्टी सेलुलर लाइफ में जो चीज पहले आया वो क्या था, प्लांट या एनिमल? तो वो प्लांट है। और लाइफ का बिगिनिंग कहां से हुआ बताओ? वो तो ओशन वाटर से हुआ। तो लाइफ ऑरिजिनेट्स ओनली इन सी वाटर। और ये सीक्वेंस है, देखो ये पूरा का पूरा। और आपके एनसीईआरटी में सबका टाइम भी लिखा हुआ है कि इस समय ये आया, इसमें ये अपियर हुआ था। और देखो जो सीलोसेंट बाहर आ गए, देखो ये सीलोसेंट जो बाहर आया, देखो इसी सीलोसेंट से अब क्या इवॉल्व हुआ? मेढक, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का ओरिजिन यहीं से है, देखो। तो एम्फीबिया इवॉल्व फ्रॉम सीलोसेंट लाइक एंसेस्टर्स। और एम्फीबिया में भी जानते हैं कि ये एम्फीबियस नेचर का होता है, इसका भी एडेप्टेशंस पानी और जमीन दोनों के लिए होता है। नो डाउट सीलोसेंट का मोस्ट ऑफ द लाइफ पानी में ही है, बट एम्फीबियंस कैन इक्वली सर्वाइव इन बोथ द लैंड वाटर, सॉरी लैंड सरफेस एंड इनसाइड द वाटर। क्लियर? और देखो ऐसा लिखा जाता है कि इसी एम्फीबिया से फिर क्या इवॉल्व हुआ बताओ? रेप्टिलिया। अब क्वेश्चन यहां पर ये था कि नेचर का जो एक रूल होता है, अब एम्फीबिया को ज्यादा
दिक्कत भी हो रहा था जमीन के ऊपर सर्वाइव करने में, क्योंकि एम्फीबियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एम्फीबिया का जो एग होता है वो नॉन क्लियोडिक होता है, नॉन सेल्ड होता है। तो जमीन पे अगर अंडा आएगा तो वो सूख जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो एम्फीबियंस के साथ मजबूरी क्या थी, उसको अपना अंडा ले करने के लिए वापस पानी में जाना होता था। तो एम्फीबियंस मस्ट नीड वाटर at least to lay eggs, because amphibian egg is non-celled, non-cleodic। तो देखो, एक ऐसा एम्फीबिया जिसका अंडा थोड़ा हार्ड हो गया, सेल्ड एग हो गया, क्लियोडिक एग हो गया, और वो जमीन पे सर्वाइव करने लगा, उसके अंडे को आप जमीन पे भी ले कर सकते हैं। ऐसे ही एम्फीबियंस एंसेस्टर से क्या इवॉल्व हुआ बताओ? रेप्टिलिया। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एम्फीबिया से रेप्टिलिया के ओरिजिन में जो एडेप्टेशन था वो क्या था बताओ? अपीयरेंस ऑफ सेल्ड एग, क्लियोडिक एग टू सर्वाइव ऑन लैंड सरफेस। हाँ जी, सिमेरिया तो क्या, चलो कनेक्टिंग लिंक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रेप्टाइल्स के साथ क्या था, इसका जो एडेप्टेशन था, सेल्ड एग्स, क्लियोडिक एग कहते हैं इसको। और इसको कहते हैं ट्रू टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम्फीबिया से रेप्टिलिया के ओरिजिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एडेप्टेशन था वो था अंडे का सेल्ड हो जाना। और सेल्ड एग कैन इजीली सर्वाइव ऑन द लैंड सरफेस। एम्फीबिया कैनॉट ले एग्स इन द ड्राई सरफेस बिकॉज हर एग इज नॉन क्लियोडिक, नॉन सेल्ड। धूप जैसे आएगा, गर्मी आएगी, वो सूख जाएगा, अंडा उसका बेकार हो जाएगा। बट रेप्टिलियंस एग कैन सर्वाइव इजीली। और जानते हैं रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। रेप्टिलिया चाहे कहीं भी रहे, उसका अंडा जमीन के ही पास रहता है। रेप्टिलियंस ऑलवेज ले एग्स आउटसाइड द वाटर। ये काफी ज्यादा योक रिच होता है, कवरिंग होता है, एमनियोटिक एग होता है इसका। तो एग का जो एडवांसमेंट था वो ज्यादा था। आप जानते हैं कि एम्फीबियंस का अंडा एनएमनियोटिक होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होता। रेप्टिलियन का अंडा एम्ब्रियोनिक क्या होता था, एमनियोटिक एग कहते हैं। कवरिंग होता है उसका, प्रोटेक्शन होता है उसका, वाटर रिटेंशन भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रेप्टिलिया एक ज्यादा एडवांस कैरेक्टरिस्टिक था, किसे बताओ, एम्फीबिया से। ऐसा नहीं है कि एम्फीबिया खत्म हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया। और देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेप्टिलिया dominated our earth for more than 200 million years। देखो ये भी लिखा हुआ है, रेप्टिलिया का डोमिनेंस बहुत समय तक रहा है। 200 मिलियन ईयर तक इसने आपके टेरेस्ट्रियल सरफेस को डोमिनेट किया। दादागिरी था उसका, रेप्टिलिया का। 200 मिलियन ईयर तक इसके एडवांसमेंट इतने अच्छे थे, इसके एडेप्टेशन इतने अच्छे थे। और ये भी कहा जाता है कि ये भी ऐसा बताया गया कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे, देखो फ्यू रेप्टाइल्स, कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स की बात करते हैं जिनको थोड़ा सा पानी, जमीन पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था इनको सर्वाइवल में। तो ये वापस बोले भैया मैं तो अंदर ही ठीक था। तो कुछ रेप्टाइल्स वापस कहां पहुंच गए बताओ? पानी के अंदर। फूड वगैरह उनको ज्यादा दिक्कत हो रहा था बाहर ढूंढने में, तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, चलो वापस वाटर सरफेस में चले गए। और ऐसे रेप्टाइल्स का नाम क्या दिया गया बताओ? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इक्थियोसॉर्स कहते हैं। हाँ देखो, मैंने क्या बताया कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो जमीन पे थे, बट उनको बाहर थोड़ा सा जमीन पे सर्वाइवल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उनको। कंपटीशन की बात कर रहे हैं एक्चुअली आप।
तो कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स थे जो वापस कहां मूव कर गए बताओ, पानी के अंदर। वो उनका एक सेकेंडरी एडेप्टेशन कहा जाता है उनको। और ऐसे रेप्टाइल्स का नाम क्या दिया गया बताओ, लिखा हुआ देखो, इक्थियोसॉर्स। ये नाम एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये वो रेप्टाइल्स थे माइग्रेटेड बैक टू द सी वाटर एंड दे वर नोन एज इक्थियोसॉरस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाम, समझ में आ गया ना? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया। और ये चीज याद रखना, अब रेप्टाइल्स कुछ इतने ज्यादा डेवलप हो गए थे, इतने ज्यादा ताकतवर हो गए थे, ये इतने ज्यादा बड़े बड़े साइज के रेप्टाइल्स हो गए थे, जैसे लिखा गया, देखो नाम लिखा गया, देखो एक रेप्टाइल का नाम लिखा गया है, देखो जैसे डायनासोर्स की बात करेंगे, डायनासोर्स जैसे एक नाम लिखा गया है, देखो टायरेनोसॉर्स रेक्स लिखा हुआ, देखो इसमें कुछ कि इसके डेगर्ड लाइक टीथ थे और ये बड़े खतरनाक, बड़े लार्ज साइज के, वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोर का नाम है ये, देखो यही सबसे बड़ा था ऐसा नहीं था, एक लार्ज साइज ये एक डायनासोर थे। और ऐसा लिखा जाता है कि डायनासोर्स वगैरह इतना ज्यादा डेवलप हो गया था उस टाइम पर कि नेचर, अब देखो ये भी कहा जाता है कि डायनासोर्स वगैरह लगभग 65 मिलियन ईयर बिफोर एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट नियरली 65 मिलियन ईयर एगो। ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यस, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज ये आपका डायनासोर था, टायरानोसोरस रेक्स। और भी कई तरह के वैरायटीज हैं। मैंने देखा था बच्चे तो इकट्ठा करते हैं डायनासोर्स का जो रेप्लिका आता था, एक पॉलिथीन में बंद किया हुआ, और उसके नाम भी बताया जाता है कि ये है, ये है, ये है। इवन एनसीईआरटी में भी एक पेज में कुछ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डायनासोर्स था, ये इतने ज्यादा रेप्टाइल्स वगैरह डेवलप हो गए थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है, डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए। अब एक्सटिंक्ट क्यों हुआ, इसके भी दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहता है कि डायनासोर्स वेयर एक्सटिंक्ट, गेट एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कोई मेट्रॉइड्स वगैरह टकराया अर्थ पे, और मेट्रॉइड्स के टकराने से जो लार्ज साइज रेप्टाइल्स थे वो खत्म हो गए। एक थ्योरी तो ये कहता है। एक थ्योरी ये कहता है इट माइट बी इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कहानी क्या है ये एग्जैक्टली पता नहीं है, कहानी इन दोनों के बीच में है। नहीं, ऐसा नहीं कि ऑल डायनासोर्स इनटू बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ऐसा लिखा गया है इट माइट बी इवॉल्व इनटू बर्ड्स और they get completely extinct because of natural disaster. What happens exactly, it is not known. The story is in between. नहीं, ऐसा भी नहीं, देखो ये सब अब क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपके आंसर इतना ही लिखा गया है कि या तो नेचर के क्लेमिटीज की वजह से खत्म हो गया, या ये बर्ड्स में इवॉल्व हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये पता नहीं है, कहानी इन दोनों के बीच में है। Yes, it's an incomplete story. The story is in between. Either it get completely extinct because of natural disaster, or it might be, evolved into birds. But exactly क्या हुआ ये अभी भी known नहीं है। Clear? और आप जानते हैं ये चीज कि रेप्टिलियन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुआ बर्ड्स भी, और क्या बताओ, मैमल्स भी। रेप्टिलियन एंसेस्टर से ही बर्ड्स इवॉल्व हुआ है और मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। तो अब आपकी भी एंसेस्ट्री रेप्टिलिया के साथ लिंक्ड है, और बर्ड्स की भी एंसेस्ट्री रेप्टिलिया से ही, क्या बताओ, लिंक्ड है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? हाँ, ये मैंने पहले बता दिया था आपको सारा चीज, ठीक है। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं ह्यूमन बींग्स की तरफ आ रहा हूं, देखो धीरे धीरे।
ये लिख लिया आप लोगों ने। और आपके एनसीईआरटी में ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ना कि प्लांट कब आया है, एनिमल कब आया है, जॉलिस फिश कब आया है, इसका एज भी लिखा हुआ है 350 मिलियन ईयर, 200 मिलियन ईयर। वो आप एनसीईआरटी से देख के यहां पे लिख लेंगे इसमें, इस टेबल में, कि कब कौन आया था। ये आपके लिए टास्क है, आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। तो वो देखकर आप लिख लेना कि कब कौन आया है। यस, ये याद भी करना है आपको। एनसीईआरटी का हर लाइन आपको याद करना है, ये बात समझ लीजिए आप। जो भी लिखा हुआ है सब याद करना है, सब समझना है आपको। क्लियर? तो मैं अब इसको मिटाऊं, ये जो लिख लिया आपने यहां तक। अब देखो, रेप्टाइल से ही मैमल्स आए, और जो पहले मैमल आया था वो थे प्रोटो थेरियंस थे। इसके बाद कहा जाता है, इसके बाद इवॉल्व हुआ है थेरिया। और थेरियंस वगैरह जो थे वो इनिशियली कहते हैं स्ट्रियूज लाइक ये मैमल्स थे। ठीक है, इंसेक्टिवोरस मैमल थे ये इंसेक्टिवोरस मैमल्स थे। और इसी तरह के मैमल से ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह के मैमल से प्राइमेट्स ओरिजिन की बात करते हैं। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो थेरियंस थे, देखो जो मैमल्स इवॉल्व हुआ थेरियंस वगैरह, ये विविपेरिटी था इसके अंदर, पेरेंटल केयर था इसमें, और सेंस, ऐसा लिखा है बेटर सेंस टू अवॉइड डेंजर, बेटर सेंस टू अवॉइड डेंजर कहा जाता है। तो इसकी वजह से इन एनिमल्स का सर्वाइवल ज्यादा बढ़िया था। देखो विविपेरिटी है तो लंबे समय तक यंग वन को वो एम्ब्रियो को कैरी कर रहे हैं। पेरेंटल केयर है, लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट था इसमें, बहुत समय तक पेरेंट्स अपने बच्चे को लर्न कराते हैं, तो एक उनका बिहेवियरल पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्वाइवल के लिए। अब ब्लड मेरी वजह से नहीं हो रहा, ब्लड तुम लोग का प्रॉब्लम है। देखो विविपेरिटी है, पेरेंटल केयर है, और बेटर सेंस टू अवॉइड डेंजर, ये था थेरियन मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं आप। और ये जो पहला थेरिया की बात करें आप, विविपेरस एनिमल की बात करें आप, तो वो स्ट्रियूज लाइक मैमल्स थे। मोस्ट प्रिमिटिव मैमल की बात करते हैं अगर आप, तो स्ट्रियू लाइक इंसेक्टिवोरस मैमल थे जो आर्बोरियल थे, है ना, दे वर आर्बोरियल, पेड़ पे रहने वाले थे। और यहीं से इवॉल्व क्या बताओ, प्राइमेट्स का ओरिजिन हुआ है। प्राइमेटा एक ऑर्डर है ना। आर्बोरियल कहते हैं जो पेड़ पे रहते हैं, ट्री ड्वेलर्स कहा जाता है, जो पेड़ पे रहते हैं उसी को आर्बोरियल कहा जाता है। क्लियर? तो ये इंसेक्ट खाने वाले मैमल्स थे, छोटे साइज के मैमल्स थे, है ना। तो प्राइमेटा की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर, और यहीं से प्राइमेट्स इवॉल्व हुआ, है ना। और प्राइमेट्स का जो कहा जाता है कि प्राइमेट्स का जो ओरिजिन है, ये लगभग आप देखो, तो इसी प्राइमेट्स में आप जानते हैं ह्यूमंस भी आता है, एप भी आता है, और मंकी भी आता है। और देखो प्राइमेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा कि प्राइमेट्स जो इवॉल्व हुआ है उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे,
देखो प्राइमेटा कहते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, एबिलिटी टू मूव फोर आर्म इन ऑल डायरेक्शन। नंबर 2, अरे आर्बोरियल है, आर्बोरियल कहते हैं, आर्बोरल नहीं होता। हाँ, आर्बोरियल कहा जाता है जो पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू मूव फोर आर्म इन ऑल, आप देखो अपने हाथ को किसी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये, है ना। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, ग्रेस्पिंग पावर ऑफ फीट एंड हैंड। देखिए बंदर वगैरह भी पीछे अपने पैर से भी, पैर के पेड़ से उल्टा लटक जाता है। तो ग्रेस्पिंग पावर कहते हैं, ग्रेस्पिंग हैंड कहा जाता है। फिर देखो थर्ड, बाइनोकुलर विजन कहा जाता है। आई जो है वो दोनों आंख एक ही चीज को फोकस कर रहा होता है, इसको बाइनोकुलर विजन कहा जाता है। फिर देखो नंबर 4, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्टिब्रल कॉलम, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्टिब्रल कॉलम। तो आप ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं आसानी से। हाँ वो तो देखो, फ्लैट नेल्स वगैरह तो एक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमेटा का, लेकिन अगर आप एडेप्टेशंस की बात करेंगे कि क्या उसको ज्यादा हेल्प कर रहा था ऐसे एनिमल को इवॉल्व होने में, ये जो चीजें देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और देखो नंबर 5 कहते हैं, लॉन्ग प्री नेटल लाइफ स्पैन, देखिए सॉरी पोस्ट नेटल ग्रोथ कहते हैं, नॉट प्री। देखो लॉन्ग पोस्ट नेटल ग्रोथ पीरियड होता है, मतलब एम्ब्रियो से जब यंग वन का बर्थ हुआ तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, लर्निंग बेटर होता है इससे। देखो 6 देखिए कहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि बेटर पेरेंटल केयर ड्यू टू रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अगर बच्चे कम होंगे तो पेरेंटल केयर ज्यादा होगा, अगर थोक में होंगे 15, 20, 25, 40, 50, 200, तो पेरेंटल केयर कहां से होगा, है ना। तो अगर बच्चे कम है तो केयरिंग भी ज्यादा होता है उनका, और बहुत लंबे समय तक अगर आपको लर्निंग मिल रहा है आपके पेरेंट्स से, तो आप सेफ भी हैं, आपकी सेफ्टी भी है, और आपका जो एक बिहेवियरल एक सिक्योरिटी होता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, वो भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइमेट्स के ओरिजिन के, मतलब प्राइमेट्स के इवोल्यूशन के कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, ये इसी के इर्द गिर्द घूमता है। देखो ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्या था प्राइमेट्स का बेसिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। और प्राइमेटा में केवल आप नहीं आते, प्राइमेट्स में ह्यूमंस भी आता है, एप भी आता है, और मंकी भी आता है।
समझ में आ गया? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बच्चा होगा तो लेस ही केयर होगा ना। अरे कम बच्चे होंगे तो केयर ज्यादा होगा ना। समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूं आपको प्राइमेटा का जो क्लासिफिकेशन है, प्राइमेट्स कितने तरह के होते हैं और कैसे इसका पूरा, मैं नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। प्राइमेट्स, आप प्राइमेट्स में ही आते हैं, तो मैं प्राइमेट्स को ही आगे लेके चल रहा हूं। देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया आप लोगों ने,